तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ। एक बहुत बड़ी खबर जो मुंबई से आई लेकिन लोगों ने उसका नोटिस नहीं लिया। एक बहुत गरीब आदमी जिसकी कहानी बिल्कुल हाजी मस्तान की ज़िंदगी से मिलती है और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुडलियार की ज़िंदगी से मिलती है, और इसी किस्म के कुछ और किरदार जो मुंबई के डॉक्स में से निकल के, बंदरगाह से निकल के, जिसको गोदी कहते हैं, क्राइम और जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम बन गए एक दिन, जिन्होंने अपना कैरियर कभी गोदी में या तो लोडर के रूप में शुरू किया था, कुली के रूप में या कोली के रूप में, लेकिन बाद में बहुत बड़े स्मगलर बन गए। इसी किस्म की एक और शख्स की है जो बिल्कुल उसी तरह अपनी ज़िंदगी शुरू करके बहुत बड़ा आदमी तो बन गया था, लेकिन आज से 1 महीना पहले उसको खुदकशी करनी पड़ी और उसने अपने आप को गोली मार ली। आज कहानी सुनाएंगे उस शख्स की जो हूबहू हाजी मस्तान और वरदराजन की कहानी से मिलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आदमी जुर्म की दुनिया में नहीं पड़ा, कोई दादा नहीं बना, लेकिन एक थॉरोब्रेड स्मगलर और बड़ा सोफिस्टिकेटेड आदमी, बहुत पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि असल में करता क्या है। और ये भंडाफोड़ किया एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। इस शख्स का नाम तो खैर आज भी है, गुरुनाथ चंचकर। दोस्तों, ये महाराष्ट्र के कोंकण इलाके का रहने वाला था। बचपन में गांव छोड़ के मुंबई आता है और गोदी में लोडर का काम शुरू करता है। छोटी उम्र में ही गोदी में बंदरगाह पे बॉम्बे डॉक में काम करना शुरू कर देता है। बहुत साल वहाँ काम करने के बाद अचानक पता चला कि इस आदमी के पास काफ़ी पैसा आ गया है और वो एक बड़ा बिल्डर भी बन गया नवी मुंबई का। मुंबई के बाहर जहाँ उसको कोई नहीं जानता था, और मुंबई और नवी मुंबई थाना ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पड़ोसी को भी पता नहीं चलता कि आपके साथ रहने वाला आदमी कौन है, क्या करता। जो दुआ सलाम होती है, हाय हेलो होती है, उसी तो लेके लोग खुश रहते हैं। आगे पीछे किसी ज़िंदगी में झांकने का ना कोई मतलब रखता है, ना ही किसी के पास इतना समय होता। तो बहुत साल गरीबी के दिन काटने के बाद गोदी में कुली का काम, लोडर का काम करते करते अचानक इस आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो बिल्डर बन गया, जहाँ पे कम से कम सैकड़ों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती। सो दोस्तों, ये गुरुनाथ चंचकर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी को इसकी बैकग्राउंड का पता नहीं था। एक का बहुत बड़े सोने के व्यापारी थे, दुबई में रहते थे, मोहम्मद अशरफ, जो एक तरफ से जिनको दाऊद इब्राहिम का गुरु भी कहा जाता है। वो हाजी आबिद के भाई थे। दुबई में बहुत बड़ा सोने की खरीदो फरोख्त का काम था, जो बिल्कुल लीगल है दुबई में, कोई 2 नंबर का काम नहीं। उनसे सोना लेके, उधार लेके या खरीद के स्मगलर वो सोना पाकिस्तान या हिंदुस्तान भेजते थे। उस ज़माने में मैंने उनको 3-4 मुलाकात मेरी दुबई में हुई थी। हाजी मोहम्मद अशरफ बहुत दिलदार आदमी थे। उन्होंने एक बार कहा था कि स्मगलर तब तक है जब तक उसके पड़ोसी को पता ना हो कि ये स्मगलर है। स्मगलर भले किसी भी फील्ड का हो, सोने का, चांदी का, ड्रग का, कपड़े का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, फॉरेन करेंसी का, किसी किस्म का भी स्मगलर, अगर उसके पड़ोसी को मालूम पड़ गया
कि जो स्मगलर है तो वो आज भी मरा और कल भी मरा। और जब मैंने गुरुनाथ चंचकर की कहानी सुनी तो मुझे वो सोने के व्यापारी जो एक साल में तकरीबन 200 टन सोना खरीदते थे और बेचते थे उस ज़माने में, मैं 1987-88 की 90 के पहले की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर एक एपिसोड भी मैंने बनाया था। आप देख सकते हो, पुराना एपिसोड होगा। हाजी अशरफ मोहम्मद अशरफ कराची के रहने वाले थे, पाकिस्तान के, पंजाबी बोलते थे, मेरे साथ पुराने पंजाबी लाहौर के थे, लेकिन उनका पूरा बिजनेस जो था वो कराची में था। हाँ, अब जब गुरुनाथ चंचकर की कहानी मैंने पढ़ी अखबारों में और मुंबई में अपने सोर्सेस से सुनी तो मुझे हाजी साहब का वो डायलॉग याद आया। और जैसे ही लोगों को पता चला कि गुरुनाथ चंचकर ने पैसा कैसे कमाया तो फिर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। बहुत से अंदर के खबरी पैदा हो जाते हैं जो सरकारी एजेंसियों को खबर देना शुरू कर देते हैं, और कई बार उनके डाउनफॉल का कारण उनकी अपनी औलाद भी बन जाती है। कुछ इसी किस्म की कहानी इस घर में भी हुई। इतना पैसा था, बड़ा बिजनेस था, इमारतें थी, फ्लैट थे, सब कुछ था, बैंक बैलेंस था, असर रसूख था, समाज में इज्जत थी, लेकिन एक दिन अचानक झटका लगता। ये अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, लेकिन वो शायद दूसरी लाइन में पड़ जाता है। आज से 5-1 साल पहले की बात है, वो ड्रग के धंधे में पड़ जाता है, जबकि एनसीबी का और एएनसी एंटी नारकोटिक सेल के अफसरों का कहना है कि शायद ये धंधा उनके परिवार में काफ़ी देर से चल रहा था। पहले बहुत चुप चुपीते चल रहा था, नज़रों में नहीं था, लेकिन बेटे ने जब संभाला तो वो थोड़ा ब्रेजन हो गया। वो हिंदुस्तान से पढ़ने जाता है थाईलैंड, वहाँ पे ड्रग के धंधे में पड़ जाता है और कोरियर सर्विस के थ्रू ड्रग्स इधर उधर भेजना शुरू करता है, और उसके इस धंधे पे निगाह पड़ जाती है एनसीबी की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। वो इसके जो भेजे हुए पार्सल उन पर निगाह रखनी शुरू करते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। और जब इसकी कंसाइनमेंट पकड़ी गई तो ये आदमी भी पकड़ा गया। वो छोटी कंसाइनमेंट थी, लेकिन ये भाग जाता है और दुबई में जाके छिप जाता है। जब वहाँ पे इसकी निगाह रखनी शुरू हुई तो वहाँ से अपना हेडक्वार्टर बदल के मलेशिया चला जाता है। वहाँ से काफ़ी इसने काम किया। इन बिटवीन, इन सालों में एनसीबी ने इसके काफ़ी सारे पार्सल जो ऑस्ट्रेलिया भेजे जा रहे थे ड्रग के पार्सल, वो पकड़े गए, कुछ निकल गए और कुछ पकड़े गए। और साथ साथ ये आदमी कोकेन मंगवाता था, कोकेन अमेरिका से, यूएसए से, वो भी पार्सल के थ्रू आती थी। डीएचएल जो इंटरनेशनल पार्सल कंपनी है, कुरियर कंपनी है डीएचएल, और कुछ कंपनियों का जिक्र भी आया, तो वो कोकेन का भी कंसाइनमेंट पकड़ी गई। और पुलिस ने जब, इसके बेटे का नाम है नवीन चंचकर, वो पकड़ा, वो निगाह में आ जाता है, उसका रेड कॉर्नर नोटिस निकाला जाता है और अल्टीमेटली वो वापस भी आता, देश आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जब ये भागा हुआ था, घर आया नहीं था, तो एनसीबी ने इसके साथ साथ इसका छोटा भाई भी है, उसके भी वारंट निकाल दिया और गुरुनाथ चंचकर को भी इंटरोगेशन के लिए, स्टेटमेंट के लिए अपने ऑफिस में बुलाना शुरू कर दिया और घर में तकलीफ आनी शुरू हो गई। अब देखिए, एक बेटा भागा हुआ है, रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ है, इंटरपोल उसको ढूंढ रही है, और उसके साथ साथ छोटा बेटा भागा हुआ है जिसको एनसीबी ढूंढ रही है। बाप को बुलाया जा रहा है एनसीबी के ऑफिस में, तो तकलीफ़ों का जैसे पहाड़ टूटता है, एक साथ सब इकट्ठा होके आ जाता है। ये इसी साल की बात है, मार्च से शुरू होती है।
और ये आदमी को टेंशन आनी शुरू हो जाती है गुरुनाथ चंचकर को, ये क्या हो रहा है। मैंने इतने साल अपनी मेहनत करके जो सब बनाया था और जब सब कुछ आ गया तो ये बेटों की वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन शायद वो कुछ अपना किया कराया भी होगा जो वो भूल गया, लगता है, जो एनसीबी का कहना है। तो फिर इसी साल 25 अप्रैल को जब एनसीबी इसको बार बार बुला रही थी तो इस आदमी ने फैसला कर लिया कि इसके पहले कि मुझे जेल में जाना पड़े, ये आदमी सुसाइड कर लेता है, अपने घर में अपने आप को गोली मार लेता है 9mm के पिस्टल से। और जब उस वेपन की जांच होती है तो पता चलता है कि वो वेपन कोई लाइसेंस्ड वेपन नहीं है, मतलब उसने कोई सरकार से लाइसेंस लेके ये हथियार नहीं खरीदा था, वो इलीगल हथियार था, बड़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन खरीदी होगी। अब एक शरीफ आदमी एक इलीगल हथियार अपने घर में क्यों रखेगा। हथियार तो इसीलिए रखे जाते हैं बेसिकली सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन काम एक ही बार आते हैं, जो आप या तो आप किसी और को मारोगे या अपने आप को मार लोगे। तो जब मामला हाथ से निकलता नज़र आया तो 25 अप्रैल को गुरुनाथ खुदकशी कर लेता है इलीगल वेपन से गोली चला के। और इसका सदमा उसके बेटे को भी होता है जो भागा भागा मलेशिया में घूम रहा होता है और उसी समय उसको वहाँ पकड़ भी लिया जाता है। फिर उसको भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू होती है और इस साल अभी इसी महीने 2 दिन पहले 28 तारीख को वो वापस देश लाया भी जाता है। अब वो बेटा भारत वापस तो आया लेकिन पिता इस दुनिया से चला गया, छोटा भाई भागा हुआ है। अब इतना बड़ी एम्पायर बिजनेस जो खड़ा किया था बिल्डर का, रियल एस्टेट का, उसको कौन संभालेगा। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। अब इतनी सारी एविडेंस उसके खिलाफ एनसीबी के पास है कि इंटरपोल ने भी कोई समय वेस्ट नहीं किया, उसको बहुत जल्दी ढूंढा और मलेशिया से उसको ला के भारत के हवाले कर दिया गया। अब वो आदमी एनसीबी की कस्टडी में है, नवीन चंचकर। अब दोस्तों सवाल उठता है कि पुराने ज़माने में जो हम अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ सुना करते थे कि हाजी मस्तान डॉक्स में कोहली रहते हुए क्रेन में कोयला डाल डाल के इतना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्मगलर बन गया, बड़े बड़े लीडर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ उसके रिश्ते दोस्ती, लेकिन एंड भी अपना स्मगलिंग छोड़ के पॉलिटिशियन बना, सोशल वर्कर बना, लेकिन चला गया दुनिया से। वरदाराजन मुरलियार को बम्बई छोड़ के भागना पड़ा 88 में, तो उसको भी मद्रास जाके मौत हो जाती है। वो भी डॉक्स में लोडर का काम करता था, बहुत मेहनत की, उसके साथ स्मगलर भी बन गया और अंडरवर्ल्ड का डॉन भी बन गया, सबसे डेंजरस डॉन। उसी तरह की कहानी है इस गुरुनाथ चंचकर की। सारी उम्र मेहनत की, बीच बीच में जो हाजी मस्तान की तरह और वरदराजन की तरह जो काम किए उससे पैसा कमाया, उसके बाद बिल्डर का चोगा पहन लिया और रियल एस्टेट के धंधे में लग गए। लेकिन आज सब चौपट। अब ये ड्रग का केस ऐसा है कि उसके घर से जो ड्रग मिली, कोकेन जो अमेरिका से आई थी, वो इसके घर से रिकवर हो गई। उसी केस में पुलिस को इसके छोटे बेटे की तलाश है, एनसीबी को। और अब और कभी कुछ निकलेगा, लेकिन जब एजेंसियों के हाथ में आप होते हो तो जो बातें पहले नहीं पता होती इन्वेस्टिगेटर्स को, वो भी पूछताछ में सामने आ जाती। अब हो सकता है इसमें और बड़े लोग इन्वॉल्व हों,
DHL के कुछ कार्यकर्ता, और बाहर से जो भी पार्सल आते हैं कोरियर के थ्रू, वो कस्टम का एक विंग होता है जहाँ पे वो क्लियर किए जाते हैं। वहाँ के कुछ अफसरों की मिलीभगत भी सामने आ सकती है। तो बहुत कुछ अभी बाकी है। ये एक नए केस की शुरुआत है। जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं दावे से कह सकता हूँ ये बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा। बहुत सारे सफ़ेद पोश बेनकाब होंगे। ये लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया इस केस पे, क्योंकि ये समझा कि एक बिल्डर ने खुदकशी कर ली है। लेकिन उस बिल्डर की जो बैकग्राउंड है, डॉग्स की, गोदी की, कोंकण की, गरीब खानदान, गरीब परिवार, वो किसी ने नहीं देखी। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में बड़े खुलासे होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।